नमस्कार दोस्तों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं यदि ग्राम सभा प्रधान का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो असरदार भाषण कैसे तैयार किया जाता है। वैसे इस विषय पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। उसमें मैंने बात की थी कि किस तरह से अपने इमोशंस का यूज करना है ताकि लोग आपसे कनेक्ट हो पाए। लेकिन उस वीडियो में ही मैंने कहा था कि भाषण तैयार भी करना है। तो कई साथियों के सवाल थे कि सर कैसे तैयार किया जाए, किस चीज क्या क्या चीजें लिखनी है, किन किन चीजों पर ध्यान रखना है। तो थोड़ा बता दीजिए और विस्तार से कि असरदार भाषण कैसे बनाया जाए, कैसे लिखा जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में कोशिश करूंगा किस तरह से आप अपने भाषण को असरदार, धारदार बना सकते हैं। और ऐसा कोई चुनाव जहां पर कांटे की टक्कर होती हो, जहां 2-4 वोट से हार जीत होती हो, वहां पर आपका असरदार भाषण बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, हार को जीत में भी बदल सकता है। तो आपने करना क्या है, आपने अपने भाषण को तैयार करते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज तो आप अपना भाषण जब लिखें उसमें अपनी भावनाएं डालें। आपके व्यूज क्या हैं, आप ग्राम सभा को कैसे देखते हैं, आपके हिसाब से एक आदर्श ग्राम सभा कैसी होने वाली है। आपके हिसाब से आप जब राजनीति में उतर गए हैं तो अब आप अपने गांव को कहां, किस स्तर पर लेकर जाने वाले हैं। और हर समस्या के बारे में लिखिए और हर समस्या के समाधान के बारे में लिखिए। केवल ये नहीं मैं खरंजा ठीक कराऊंगा, केवल ये नहीं शिक्षा ठीक होनी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा नहीं ठीक, मतलब आपके हिसाब से कैसी होनी चाहिए। आपके हिसाब से आदर्श शिक्षा नीति अगर गांव के लिए होगी तो कैसी होगी, किस तरह की शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी, स्कूलों में क्या क्या सुविधा होने वाली है, स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह की होने वाली है, सड़कों के बारे में आपका क्या योजना है। गांव की खेतों की समस्या होती है, खेतों तक जाने के लिए सड़कें नहीं है, उन सड़कों की कनेक्टिविटी के लिए आप क्या करने वाले हैं ग्राम प्रधान बनने के बाद। यदि गांव में बिजली की समस्या है तो वहां क्या करने वाले हैं। कोई पुराना मुद्दा है गांव का जिसमें गांव में मतभेद होता है या जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर लड़ाई झगड़ा होता है, उस मुद्दे को रिजॉल्व करने के लिए आप क्या करने वाले हैं। आप अपनी भावनाओं को अपने भाषण में डालिए और जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा, इमोशनल होकर के बोलिएगा, लेकिन लिखते समय उन सारी बातों को लिख दीजिए। और शुरुआत से गांव के एंट्रेंस से लेकर के गांव की एग्जिट तक, कहां से एंट्री होगी, कहां से एग्जिट होगी, एंट्रेंस और एग्जिट अलग अलग हैं तो सारे रोड के बारे में वहां विस्तार से बताने की कोशिश करिए कि कहां कहां क्या क्या होना चाहिए। और सामने वाले के दिमाग में एक पिक्चर तैयार होनी चाहिए कि किस तरह से हमारा गांव एक आदर्श गांव बनने जा रहा है। और फिर इस भाषण में ही साथ ऐड करिए कि आप राजनीति में नहीं आना चाहते थे, आपने राजनीति में आने का निर्णय क्यों लिया, आपने क्यों सोचा कि आप ग्राम स्तर पर काम करें। अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, अपना अगर पॉलिटिकल नॉलेज है तो उसके बारे में, अगर आपने सोशल फील्ड में कुछ किया तो उसके बारे में, यदि आपने कोई बिजनेस किया तो उस बिजनेस में आपका एक्सपीरियंस के बारे में, यदि गांव से बाहर शिक्षा ली है तो बाहर शिक्षा लेने गए उस एक्सपीरियंस को बताइए, वो एक्सपीरियंस गांव के लिए कैसे काम यूजफुल होने वाला है। यदि गांव से बाहर कभी नहीं गए तो उसको भी अपनी स्ट्रेंथ बताइए, जैसा पहले वीडियो में बताया गया था कि ये सारी आपकी स्ट्रेंथ होंगी। इन सब के बारे में लिखिए और विस्तार पूर्वक लिखिए। हो सकता है कहीं पर आपको 15 मिनट का समय मिले, कई बार 20 मिनट का समय मिले, कई बार 10 मिनट का समय मिले, लेकिन 10, 15, 20 मिनट बहुत होते हैं। जब आप लिखेंगे तो एक पेज शायद 2 मिनट में आप बोल देंगे, तो अगर 20 मिनट का समय मिला तो आपको 10 पेज लिखने चाहिए। कम से कम 5 पेज तो तैयार करके रखिए और कुछ चीजें कॉमन रखिए। कुछ समस्याएं जो होंगी जो पूरे गांव के लिए होंगी, उन सारी समस्याओं को फोकस करिए जिससे सारा गांव त्रस्त होता है या सारे गांव को लाभ होने वाला उन समस्याओं के समाधान होने पर। दूसरा, जोन वाइज, क्षेत्र वाइज, इलाके वाइज, मोहल्ले वाइज, गांव में जो अलग अलग मोहल्ले होते हैं उन मोहल्लों में जाकर के उन मोहल्लों की समस्याओं के बारे में बात करिए और समस्याओं के साथ साथ समाधानों के बारे में बात करिए। उसमें लिखिए कि आप क्या करने वाले हैं, जब आपको मौका मिलेगा तो आप क्या करेंगे। और अपने बारे में तो अच्छा लिखना ही है, जो विरोधी हैं खासकर से वो लोग जो जीता हुआ प्रधान है या जिसके आपको लग रहा है फाइट हो सकती है, जो टक्कर में आ सकता है, उसकी कमियों को भी उजागर करिए। और वर्तमान प्रधान के बारे में, उसकी कमियों के बारे में, उसके पास कितना पैसा आया, किस किस मद में आया। आपने आरटीआई के माध्यम से इंफॉर्मेशन ली होगी, नहीं लिए तो ले लीजिए, किसी वकील को लगाइए, आरटीआई के माध्यम से मिल जाएगी। कुछ इंटरनेट पर भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपके गांव के बारे में। आपके गांव में कितने शिक्षक हैं, स्कूल में कितने सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, कितना फंड किस किस मद में आया हुआ है, उस फंड का यूज हुआ कि नहीं हुआ, इन सब बातों को अपने भाषण में इस्तेमाल करिए। और जब भाषण दें तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा, इमोशनल तो होना ही है, वॉइस मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा भाषा का उतार चढ़ाव, और कोशिश करें भाषा में शब्द इस तरह के होने चाहिए जिस तरह के शब्द आपकी ग्राम सभा में बोले जाते हैं। भले हो सकता है आप बहुत पढ़े लिखे हो, भले ही आपकी शिक्षा बहुत अच्छी हो, अपनी शिक्षा का स्तर भी मेंटेन रखिए, लेकिन कुछ शब्दों को बोलने से बचिए, खासकर से ऐसे शब्द जो ये दिखाते हो कि आप उनसे अलग हैं, आप उन जैसे ही दिखने चाहिए। कुछ आपकी भाषा के हिसाब से, कुछ आपकी वेशभूषा के हिसाब से जब आप भाषण देने जाएं, आपकी भाषण शैली ऐसी होनी चाहिए कि जिस तरह की, अगर लोकल लैंग्वेज है तो लोकल लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में भी उड़ीसा में शहर में लोकल लैंग्वेज अलग तरह से उड़िया बोली जाती है, ग्रामीण उड़िया अलग तरह से बोली जाती है।
बिहार में अलग तरह से बोली जाती है, यूपी में अलग तरह से बोली जाती है, यूपी में भी हर जिले में अलग अलग भाषा, अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। आप देखिए आप किस जिले से हैं, वहां कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उन सारे शब्दों को अपने भाषण में डालने की कोशिश करिए। भाषण लिखते समय एक चीज और ध्यान रखनी है, किसी दूसरे की मदद ना लें। जी हां, कई बार हम काम खराब क्या कर देते हैं, जल्दबाजी में, या हमें लगता है वो ज्यादा पढ़ा लिखा, ज्यादा समझदार है, शिक्षक है, टीचर है, उनकी मदद ले लेते हैं और वो भाषण लिख देते हैं। नहीं, उनकी मदद ले सकते हैं भाषण को सीखने में, उनकी मदद ले सकते हैं क्या क्या मुद्दे होने चाहिए इसमें, लेकिन शब्द आपके होने चाहिए, क्योंकि शब्दों के साथ भावनाएं भी फ्लो करनी चाहिए। जब आप बोले तो उनका असर केवल और केवल उनके कानों पर नहीं होना चाहिए, आपके शब्दों का असर दिमाग पर होना चाहिए। और जब दिमाग पर असर होगा तो व्यक्ति वोट डालते समय तक भी सोचेगा कि इस व्यक्ति ने कुछ कहा था। आपके शब्दों से एक पिक्चर तैयार हो जानी चाहिए सामने वाले के दिमाग में कि इस व्यक्ति के बातों में असर है, और बातों में असर तब होगा जब आपके शब्द ओरिजिनल होंगे, आपने खुद तैयार किया होगा अपना भाषण, खुद लिखा होगा, किसी दूसरे से ना लिखवाया जाए। एक और चीज जिसका ध्यान रखना है भाषण लिखते समय, भाषण तैयार करते समय, भाषण में कुछ चीजों को रिपीट करना है, लेकिन कुछ चीजें हर बार नहीं डालनी है। एग्जाम्पल नहीं डालने, जोक नहीं डालने, कहावतें नहीं डालनी है, मुहावरे नहीं डालने, शेर व शायरी नहीं डालनी है। तो होगा क्या, जब एक जगह पर कोई आपका भाषण सुनेगा, फिर दूसरी जगह पर उनमें से भी कुछ लोग आपका भाषण सुनेंगे, तो वहां कुछ नई चीजें मिलेंगी। मुद्दे भी ऑब्वियस सी बात है, मोहल्ले वाइज, इलाके वाइज मुद्दे चेंज होंगे, लेकिन आपके भाषण शैली में भी थोड़ा सा बदलाव आ जाना चाहिए। तब होगा क्या, सामने वाला और ज्यादा अटैच होगा। और जैसे मैंने कहा, जब वॉइस मॉड्यूलेशन यूज करते हैं तो आई कांटेक्ट का भी ध्यान रखिएगा। जितने भी लोग हो सभा में, सभी के साथ आई कांटेक्ट होगा, सभी की तरफ देखना है, और इस तरह से कुछ मिली सेकंड के लिए सबकी तरफ देखना है, ताकि सबको ये लगे आप उन्हें देख रहे हैं, और आपने एक्चुअल में किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना है, एक व्यक्ति को नहीं सुना देना है, आपने सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा ध्यान डालना होगा। जब भाषण कला जिन्होंने सीखी होगी उन्हें सिखाया भी है कि किस तरह से अपना आई कांटेक्ट ऑडियंस के साथ मेंटेन किया जाता है। वॉइस मॉड्यूलेशन, आई कांटेक्ट, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखेगी, क्योंकि यदि आप ग्रामीण परिवेश में चुनाव लड़ रहे हैं और आपकी वेशभूषा ग्रामीण नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज ग्रामीण वाली नहीं है, तो हो सकता है कि लोग आपको ज्यादा पसंद ना करें। लोगों को लगे ये शहरी व्यक्ति है और ये शायद हमारे माहौल में हमारे को समझ नहीं पाएगा, हमारी समस्याओं को शायद उतना ना समझ पाए, और खासकर से तब ज्यादा समस्या आएगी जब आप पहले कहीं बाहर रहे होंगे। तो ऐसे सिचुएशन में कोशिश करें अपनी वेशभूषा, अपनी बॉडी लैंग्वेज को गांव के हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करें, अपनी भाषा में भी, अपने शब्दों में भी, अपनी बॉडी लैंग्वेज में भी, अपने कम्युनिकेशन में भी। और सबसे संवाद करना है, अपने मन की बात, अपने दिल की बात करनी है। कोशिश ये करनी है कि सामने वाले को ये कनेक्ट हो जाए कि ये व्यक्ति मेरी समस्याओं को समझ रहा है, और समझ रहा है तो मेरी समस्याओं का समाधान भी करेगा। यदि ये संदेश चला गया कि व्यक्ति मेरी समस्याओं को समझ रहा है और ये मेरी समस्याओं का समाधान भी करेगा, तो डेफिनेटली कुछ वोट आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। एक और चीज का ध्यान रखना है, उम्मीदवार के तौर पर भले ही जातिगत समीकरण होंगे, भले ही धार्मिक समीकरण होंगे, गांव में होते ही हैं, आपने कोशिश करनी है जातीय धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो। आपने अपनी भाषा शैली में ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने खाई को पाटने का काम करना है। हो सकता है पर्टिकुलर किसी जाति के वोट से आपकी जीत की संभावना बढ़ती हो तो उनकी फेवर में ज्यादा बोल सकते हैं, लेकिन दूसरे का विरोध ना करें। डायरेक्ट विरोध करने से बचें, ताकि दूसरी धर्म जाति के लोग जब आपकी बात सुने तो उनमें से भी हो सकता है कुछ लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाएं। और जब आप प्रधान बन जाएंगे, मैंने पहले ही बताया कि जब व्यक्ति चुनाव लड़ रहा होता है, कोई भी आधार रखो, धार्मिक आधार रखो, जातिगत आधार रखो, और ध्रुवीकरण करो, जो मर्जी करा, जीत गए ना आप। जीतने के बाद आपका फर्ज बनता है कि आप बिना किसी भेदभाव के, बिना जातिगत भेदभाव के, बिना धार्मिक भेदभाव के सबके लिए समान अवसर प्रोवाइड करो, सबके लिए काम करो, ताकि अगली बार आपको इस जाति धर्म के भेद से, जाति धर्म के ध्रुवीकरण से छुटकारा मिल जाए और राजनीति में सुधार हो सके, बदलाव हो सके। और जब आप अपनी भाषा में ऐसा कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली इसका इंपैक्ट पड़ेगा। सामने वाला करता हो करे, सामने वाला हो सकता है आपका विरोधी दूसरे धर्म का हो सकता है वो दूसरी जाति का हो सकता है वो ध्रुवीकरण करने के लिए आपके ऊपर आक्षेप लगाए, आपके धर्म, आपकी जाति पर आक्षेप लगाए। आपने जवाब नहीं देना, आपकी टीम जवाब देगी। डरना भी नहीं है, घबराना भी नहीं है, अपनी भाषण शैली को मजबूत रखना है और इस तरह से बात रखनी है कि मैं जवाब दे सकता हूं, लेकिन मेरे संस्कार अलाउ नहीं करते हैं। मेरे जो संस्कार मुझे इस गांव से मिले हैं, इस मिट्टी से जो मुझे संस्कार मिले हैं, मेरे माता पिता से जो संस्कार मिले हैं, ये संस्कार मुझे इजाजत नहीं देते कि मैं किसी धर्म पर, किसी जाति पर आक्षेप करूं। मैं किसी व्यक्ति के गलत कामों के लिए उसको टोक सकता हूं, उसे बुरा कह सकता हूं, लेकिन किसी एक व्यक्ति का बुरा कर देना, पूरी जाति धर्म को अलग कर देना, मैं इसमें विश्वास नहीं रखता। और ये संदेश जब लाउड एंड क्लियर जाएगा, बार बार जाएगा, तो देखेगा आपकी छवि बहुत अच्छी बनेगी।
और आपने ग्राम प्रधान पर नहीं रुकना है, आपने आगे भी बढ़ना है। आपकी राजनीति यहां से शुरू हो रही है, खत्म नहीं हो रही है, तो आपने अपनी भाषण शैली में इस तरह से तैयार करनी है, इस तरह से अपने भाषण को तैयार करना है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना है कि सामने वाले को संदेश जाए कि बड़ी रेस का घोड़ा, लंबी रेस का घोड़ा है, यह सिर्फ ग्राम प्रधान पर रुकने वाला नहीं है। और जब असरदार भाषण तैयार कर ले, उस भाषण की बार बार प्रैक्टिस करें, कम से कम 2, 3, 4 बार प्रैक्टिस कर लें, शीशे के सामने खड़े होकर के, अपनी टीम के सामने खड़े होकर के, और वो लोग बता पाएं कि कहां पर भाषा का उतार चढ़ाव और हो सकता है, कहां पर आई कांटेक्ट कम जा रहा है, कहां पर आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, कहां पर आपको शब्दों का सही उच्चारण नहीं हो रहा है, किसी शब्द को बदलना पड़े तो शब्द को बदल लें, ताकि आपका असरदार भाषण हो सके। और जब इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे, लिख करके, तैयार करके, प्रैक्टिस करके भाषण देंगे, तो यकीन मानिए सामने वाले पर इंपैक्ट पड़ेगा। और अगर 2, 4, 5% वोट भी इसने उधर उधर कर दिए, तो आपकी जीत की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी। फिर भी अगर आपको और कोई डाउट हो, कोई कुछ पूछना हो, कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर भाषण लिखवाना हो, आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट मेरी टीम से बात करिए, वो मुझसे कनेक्ट कर देंगे। 2, 4, 5 मिनट फ्री में बात करिए, कोशिश करूंगा आगे भी आपको गाइड कर पाऊं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।